नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनसेट एजुकेशन धारा के यूट्यूब चैनल पर। तो आप कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है, राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र, उसकी हम इस पार्ट में बात करेंगे दोस्तों। तो हमने इस टॉपिक को दो पार्ट में रखा है। एक पार्ट आपको आज हो जाएगा और एक पार्ट आपको कल नेक्स्ट डे मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ जो शब्दावली है उनकी संख्या ज़्यादा है, तो हमने इसको थोड़ा विस्तार दिया है ताकि आपका प्रत्येक जो कंसेप्ट है दोस्तों वो आसानी से क्लियर हो सके। क्योंकि यदि हम इस क्लास को शॉर्ट में रखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट होते हुए भी छूट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम लॉन्ग क्लास देते नहीं है। लगभग इतनी आपकी 20 से 25 मिनट के बीच का आपका टाइम पीरियड रहता है, उसमें हम क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कम से कम समय में आपका अच्छे से अच्छे रिविजन हो सके। तो हम दो पार्ट में इस क्लास को पूरा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज कैसी लगती है आपको? ज़रूर हमें अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों। और हमने इसका एनालिसिस किया दोस्तों कि सब्सक्राइब जो बंदे हैं वो वीडियो को कम देखते हैं और जो अनसब्सक्राइब वाले लोग हैं वो वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपलोड की जाने वाली प्रत्येक क्लास आपको आसानी से मिल सके। और हमारे द्वारा जो अपलोड की गई अन्य क्लासें, एक बार उनको भी विजिट करें। वहाँ पे आपका क्या अनुभव रहता है, इन टेस्ट सीरीज में आपका क्या स्कोर रहता है, वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है दोस्तों, तो डांबोर जनजाति है, डांबोर जनजाति है उसका अधिकार क्षेत्र पाया जाता है। ये कह रहा है जो डांबोर जनजाति है वो मुख्यतः कौन कौन से जिलों में या किस क्षेत्र में पाई जाती है? क्या प्रतापगढ़ में, क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में, क्या कोटा बारा में है या फिर भीलवाड़ा में? तो आपकी जो डांबोर जनजाति है दोस्तों ये प्रमुखतः पाई जाती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन से जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़े में। और थोड़ा इसमें डीपली बात करें तो ये जो डांबोर जनजाति है दोस्तों ये राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, तो उसमें क्या होती है, प्रमुखता से पाई जाती है। डूंगरपुर जिले की जो सिमलवाड़ा तहसील है या पंचायत समिति है उसमें, और जो बांसवाड़ा जिला है जो गुजरात की सीमा लगती है, वहाँ पर आके जो डांबोर जनजाति है बहुत ऐसे आपकी पाई जाती है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति प्रतिशत पाया जाता है। यानी जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में आपकी जनजाति प्रतिशत कितना है दोस्तों? क्या 11.56% है, क्या 13.48% है, क्या 12.56% है या 10.56% है? तो जो जनजाति प्रतिशत है दोस्तों ये है आपका 13.48 या 13.50, राउंड फिगर में मिल सकता है आपको। तो आपको याद रखना है राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें जो जनजातीय प्रतिशत है वो आपका 13.50 या आपका 13.48% है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में जो जनजातियों की जो सर्वाधिक और जो न्यूनतम जनसंख्या है वो क्रमशः किन जिलों में निवास करती है? ये कह रहा है राजस्थान के कौन से जिला है जिसमें सबसे अधिक ये जनजाति जनसंख्या है और कौन सा जिला जिसमें न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है? तो पहला ऑप्शन है इसमें उदयपुर बीकानेर, दूसरा है बीकानेर उदयपुर, तीसरा है बांसवाड़ा नागौर और चौथा आपका नागौर बांसवाड़ा। गलती से डबल टाइप हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उदयपुर बीकानेर। क्या हो जाएगा? उदयपुर बीकानेर हो जाएगा। यानी आपके उदयपुर में सर्वाधिक आपकी जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है और बीकानेर में आपकी न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड का पहला प्रश्न है दोस्तों, भीलों को पवन पुत्र किसने कहा? भीलों को पवन पुत्र किसने कहा? क्या गोविंद गुरु ने कहा, क्या मोतीलाल तेजावत ने कहा,
क्या कर्नल टोड ने कहा या भोगीलाल पंड्या ने कहा? तो भिल्लू को जो पौनपुत्र का है या जंगल के जो पुत्र का है वो कहा आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने भिल्लू को पौनपुत्र कहा है दोस्तों। फिर है दोस्तों, भारत सरकार की जो आदिम जनजाति समूह की सूची बना रखी है उसमें राजस्थान की शामिल एकमात्र जनजाति कौन सी है? ये जो भारत सरकार है जो उन्होंने एक समूह बना रखा है या समूह की सूची बना रखी है जिसमें तो आदिम जनजातियाँ हैं, जो खनाबदोश जनजातियाँ हैं, जिनका मतलब भौगोलिक आर्थिक किसी प्रकार से आप सामाजिक परिवेश देखें तो एकदम निम्न स्तर का है, तो उसमें राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी शामिल है? क्या सहरिया है, क्या पटेलिया है, क्या भील है या फिर मीणा है? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी एकमात्र जो जनजाति है ये है आपकी सहरिया। कौन सी हो जाएगी? सहरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? क्या मीणा है, क्या भील है, क्या ग्रासिया है या फिर सहरिया है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों वो है आपके मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति है? जो मीणा है वो सर्वाधिक आपके राजस्थान में है दोस्तों। और यदि देश की बात करें तो देश में हमारे देश में जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन यदि प्राचीन तो बात करें तो उसमें भी क्या आएगा आपकी जो भील जनजाति है वो प्राचीनतम जनजाति है। लेकिन आपके राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वो आपके मीणाओं की पाई जाती है दोस्तों। और जनजातियों में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो जनजाति है वो भी आपकी कौन सी है? मीणाई जनजाति है दोस्तों। इनकी लगभग जो साक्षरता दर है दोस्तों वो 52.2% के लगभग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो मीणा जनजाति है वो कितनी प्रमुख खापों में बटे हुई है? ऐसे कह सकते हैं, शाखा की बात कर सकते हैं। जो मीणा जनजाति है वो कितनी प्रमुख खापों या शाखाओं में बटी हुई है? तो कितनी बटी हुई है? 13 में, 12 में, 24 में या 22 में? तो दोस्तों आपकी जो मीणा जनजाति है ये प्रमुखतः 24 खापों में बटी हुई है। कितनी में बटी हुई है? जो 24 खाप है 24 खापों में बटी हुई है। और इन्हें बांटने का जो काम किया दोस्तों वो किया है जो मुनि मगन सागर है, जो मीणा जाति के धर्मगुरु है। उन्होंने एक पुराण लिखा जिसे क्या कहते हैं? मीणा पुराण या मीन पुराण कहते हैं। उसमें उन्होंने कितने खापों में बांटा है? तो 24 खापों में बांटा है, जिसमें उन्होंने 5200 गोत्र, 32 तड़ों और 13 पालों का इन्होंने क्या किया? उल्लेख किया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर आप कमेंट करें, आपका उसका प्रॉपर उत्तर मिलेगा। फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे क्या है? क्या भीलू का रणघोष है, क्या भीलू की पगड़ी है, भीलू का घर है या भीलू का भोजन है? तो जो दोस्तों फायरे फायरे हैं ये आपके भीलू का क्या है? रणघोष है। क्या है? रणघोष है। ये क्या होता है? जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है या अपने समूह के लोगों को इकट्ठा करना होता है तो ये क्या करते हैं? ज़ोर ज़ोर से फायरे फायरे चिल्लाते हैं। फिर है दोस्तों जो भिल्ली व्याकरण है उसके लेखक कौन है? भिल्ली व्याकरण के लेखक कौन है? क्या कर्नल टोड है, क्या सर टॉमस रो है, क्या एल.पी. टेसीटोरी है या जी.एस. थॉमसन है? तो जो भिल्ली व्याकरण के लेखक है दोस्तों ये है आपके जी.एस. थॉमसन। कौन है? जी.एस. जो थॉमसन है उन्होंने भिल्ली व्याकरण लिखी है दोस्तों। फिर है दोस्तों राजस्थान में जो मीणा जनजाति है उनकी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में मीणा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कौन से ज़िले में पाई जाती है? क्या उदयपुर में पाई जाती है, क्या जयपुर में पाई जाती है, क्या दौसा में पाई जाती है या फिर जोधपुर में पाई जाती है? तो जो मीणा जनजाति है दोस्तों इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपके जयपुर ज़िले में पाई जाती है। सर्वाधिक जो मीणा जनजाति है दोस्तों आपके जयपुर राजधानी यानी पिंक सिटी में देखने को मिलती है। फिर है दोस्तों मणखारो मेलो क्या है? मणखारो मेलो का संबंध किस जनजाति वर्ग से है? यानी ये मेला लगता है मनखारो मेलो, तो क्या मीणाओं से संबंधित है, गरासियों से हैं, भीलू से हैं या फिर सहरियों से हैं? तो जो मनखारो मेलो दोस्तों इसका जो संबंध है
ये संबंध है आपके दोस्तों गरासिया जनजाति से। किससे संबंधित है? जो गरासिया जनजाति है उससे ये संबंधित है। और ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके जो आबू रोड है सिरोही है उसके निकट दोस्तों यहाँ पर गरासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसका नाम क्या है? मनखारो मेलो। तो दोस्तों कैसी रही टेस्ट सीरीज आपके लिए ज़रूर हमें बताइए, और क्या स्कोर रहता है आपका वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहरिया जनजाति की कुल देवी है। सहरिया जनजाति की कुल देवी है। क्या जीण माता है, क्या बाण माता है, क्या कौड़िया माता है, या ब्राह्मणी माता है? जो सहरिया जनजाति है दोस्तों उसकी जो कुल देवी है वो है आपकी कौड़िया माता। क्या है? जो कौड़िया माता है वो उसकी कुल देवी है। और यदि दोस्तों इसमें ये कुल देवी आपकी और उसमें कुल देवता की बात करें तो इसमें वाल्मीकि को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? जो वाल्मीकि है उसको इनका क्या माना जाता है? कुल देवता माना जाता है। और एक इसमें एक अच्छी बात है दोस्तों, ये जो लड़की के जो जन्म होता है उस लड़की के जन्म को क्या मानते हैं? ये दोस्तों शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। अगला है बीजा व माला क्या है? बीजा व माला क्या है? क्या मीणा जनजाति की दो उपजातियां हैं? क्या भील जनजाति की दो उपजातियां हैं? क्या सहरिया जनजाति की दो उपजातियां हैं? या फिर सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं? तो जो आपकी बीजा और माला है दोस्तों ये आपकी जो सांसी जनजाति है उसकी दो उपजाति हैं। क्या है? बीजा और माला क्या है? आप जो सांसी जनजाति है उसकी दो उपजातियां हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है। जो सीताबाड़ी मेला जहाँ लगता है 12 में लगता है, उसका संबंध किस जनजाति से है? क्या भीलू से हैं, क्या मीणा से हैं, क्या सहरिया से हैं, या सांसी से हैं? तो सीताबाड़ी जो मेला है दोस्तों इसका संबंध आपके सहरिया जनजाति से। किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से, इसलिए इसे सहरियों का क्या कहते हैं? कुंभ भी कहते हैं। यानी सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है और ये सहरियों से संबंधित है और इसे क्या कहते हैं? सहरियों का कुंभ भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति में पुरुष व स्त्री समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं? कौन सी जनजाति है जिसमें पुरुष व स्त्रियों समान रूप से क्या पहनती है दोस्तों? आभूषण पहनते हैं। तो क्या मीणा होगा, डामोर है, भील है, या कथोड़ी है? तो इसमें कौन सी जाति है जो जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से आभूषण के शौकीन होते हैं? तो ये हो जाएगी दोस्तों इसमें जो डामोर जनजाति है। डामोर जनजाति में दोस्तों पुरुष और स्त्रियां दोनों समान रूप से आभूषण के शौकीन होते हैं या समान रूप से आभूषण पहनते हैं। फिर है दोस्तों जो धारी संस्कार होता है वो किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? शहरिया में है, गरासिया में है, कथोड़ी में है, या फिर कंजर जाति में? तो जो धारी संस्कार है दोस्तों ये आपके है सहरिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति में आपके क्या है दोस्तों? ये धारी संस्कार पाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है धारी संस्कार दोस्तों? इसमें जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 30 दिन क्या करते हैं? उस व्यक्ति अस्थियाँ और राख एकत्रित करके वो क्या करते हैं? सुकून देखते हैं, मतलब पुनर्जन्म का वो सुकून देखते हैं। और जो सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 में और जहाँ वो बाणगंगा नदी बहती है तो वहाँ पर क्या करते हैं? उसमें उन अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं। तो आपको सीधा सा याद रखना है धारी संस्कार आपका किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपका सहरिया जनजाति। फिर है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ पर की गई है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई है? पहला इसमें 1965 उदयपुर में, 1964 उदयपुर में, 1964 डूंगरपुर में, या 1966 डूंगरपुर में?
तो इसकी स्थापना की गई है दोस्तों आपके 1964 में, यानी जनवरी 1964 में उदयपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जनवरी 1964 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। फिर है दोस्तों, मीणाओं में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? मीणाओं में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? क्या मृत्यु से हैं, क्या जन्म से हैं, क्या विवाह से हैं, या फिर उत्सव से हैं? तो मीणाओं में जो लीला मोरिया संस्कार है दोस्तों, ये है आपका विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था? वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था? क्या राज्य संघ ने चलाया है? क्या वनवासी कल्याण परिषद ने चलाया है? क्या माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर ने चलाया है? या SC/ST वित्त विकास सहकारी निगम ने चलाया है? तो वनवासी को गले लगाओ दोस्तों, ये जो अभियान चलाया है, ये चलाया आपके वनवासी कल्याण परिषद ने। किसने चलाया? वनवासी कल्याण परिषद ने। इसका मतलब ये है कि जो वनवासी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनसे उतनी ही मानवता और इंसानियत रखो जितनी आप अन्य जातियों से या अन्य लोगों से रखते हो, ताकि वो भी आप में जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका दैनिक जीवन है, उसमें डलने की कोशिश कर सके दोस्तों। क्योंकि जंगल के जो लोग होते हैं, जब हम उन लोगों के पास जाते हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना दुश्मन समझते हैं। वो क्या करते हैं? हम पे हमला भी कर देते हैं। तो इसलिए क्या करता है, इसमें कहा गया है कि जो वनवासी लोग हैं, जो जंगल के लोग हैं, उनसे भी उसी प्रकार से प्रेम आदरता कीजिए, ताकि वो भी क्या हो? प्रकृति में हमारा साथ दे सके। अगला है दोस्तों, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली जो साड़ी फड़का है, उसका संबंध किस जनजाति से है? जो मराठी अंदाज में जो पहने जाने वाली जो साड़ी है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं दोस्तों फड़का। क्या कहते हैं? फड़का। तो उसका संबंध किस जनजाति में है, या वो साड़ी किस जनजाति में पहनी जाती है? पहला ऑप्शन इसमें कथोड़ी, दूसरा है मीणा, तीसरा है भील, चौथा है डामोर। तो मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है, वो पहनी जाती है दोस्तों आपकी जो कथोड़ी जाति है, उस कथोड़ी जाति के द्वारा इस प्रकार की साड़ी पहनी जाती है। फिर है दोस्तों, जंगलों में जो पेड़ों पर शहरियों की जो मचानुमा झोपड़ी होती है, जो जंगल होते हैं, जंगलों में क्या करते हैं, जो शहरी या जाति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? शिकार से या जो अन्य जंगली जानवर होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके ऊपर टहनी पे क्या बना देते हैं? अपने रहने के स्थान यानी झोपड़ी यानी घर बना लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उनकी भाषा में क्या कहते हैं? क्या गोपना कहते हैं, क्या कोरुआ कहते हैं, क्या टोपा कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इन जो शहर के जो मचानुमा झोपड़ी है दोस्तों, उनको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, और टोपा भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज। कैसी लगी आपको? ज़रूर अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें, और आपका क्या स्कोर रहा है। हम दोस्तों एक शॉर्ट टाइम में आपके अच्छे क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, ताकि आपका कम से कम अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके। क्योंकि हमें पता है आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली होगी, अब आपको टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता है। तो वो हम क्या करें दोस्तों, आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हो, और अपना इससे क्या होगा, जब आप इसका आकलन करोगे और जब आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपका आत्मविश्वास भी ठीक रहेगा दोस्तों। तो अपना जो अनुभव है दोस्तों हमें साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप कहीं भी आपको दिक्कत हो, किसी पर्सन में प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछें। तो दोस्तों फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो आपके राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है 14 अक्टूबर को, उसका भी हमने वीडियो इसमें अपलोड किया है, तो एक बार उसको भी विजिट करें। हमने उन जो सीईटी में आने वाली और जो नॉन सीईटी जो भर्ती हैं उनके बारे में जिक्र किया है, तो आप एक बार उस वीडियो को देखें, और जिसमें आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है या किसी को आपको आगे स्किप करनी है। उसमें आपके लिए जैसे आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो रहा है,
ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है, लेब असिस्टेंट की भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक की है, और दोस्तों आपके जेल प्रहरी की भर्ती है। तो एक बार ज़रूर आप विजिट करें, उस वीडियो को भी देखें जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भर्ती आपकी सीईटी में और कौन सी सीईटी के बाहर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। इसका जो सेकंड पार्ट है इसका, वो आपको कल मिलेगा। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।